हमें सिंबल मिला गया और सेकंड हमने एक मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया वो मेरे वो 10 इयर्स की मेहनत है, 10 साल 2014 से लेकर आज तक 2024 तक हमने मैनिफेस्टो बनाया। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करता गया और मैंने देखी रियल प्रॉब्लम्स लोगों की, कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं पे मैनिफेस्टो बनाया। जो पहले सेल्फ रूल और बाकी गवर्नेंस की क्या क्या बातें करते थे वो नहीं, जो प्रैक्टिकली हम कर पाएंगे। बहुत सारे आज दावे करते हैं हम 370 वापस लाएंगे, बाकी चीजें, वो कोई दावा नहीं है। जो प्रैक्टिकल जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स है वही मैंने यहाँ पर पहले, मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि हमारा फॉर्म सिलेक्ट हो गया है और मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्टिकुलरली ARO साहब का। उन्होंने बड़ा ताउन दिया, कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ और एडवोकेट अब्दुल रूम का फॉर्म सिलेक्ट हो गया और उसमें हमें सिंबल मिला CCTV। ये है CCTV और अल्लाह की मर्जी यही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ फाइट अगेंस्ट करप्शन पे, और बहुत सारे स्कैम्स, चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे इलीगल प्राइवेट स्कूल का माफिया हो, चाहे इलीगल फार्मासिस्ट्स हो, चाहे इलीगल जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स बेच रहे हो, या इलीगल डिग्रीज जिसमें EWS या ओपन मेरिट कैटेगरी पे जो हमने बात की, जो या हमारा गुर्जर एंड बकरवाल का तबका, उनकी एट्रोसिटीज हो, उनका ऑपरेशन हो, उनके लिए मूवेबल हॉस्पिटल्स की बात हो, मूवेबल स्कूल्स की बात हो, और उनकी ही रीजन में उनकी फैकल्टी की बात हो, वो सब मैंने इससे पहले किए हैं। और 24/7 आपने देखा 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और हमने मैनिफेस्टो के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए, 15 पॉइंट्स है, ये मैंने आप लोगों को भी बांटा। सबसे पहले अगर आप लोग हमें वोट करोगे, उसमें अगर कैंडिडेट इन हो जाता है विद इन 6 मंथ्स, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है करप्शन फ्री करेंगे, उसके साथ ड्रग फ्री होगा। अब आप कहेंगे कैसे? हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन ले लेंगे और जितनी भी सोसाइटीज है, हर एक गांव में सोसाइटी होती है, उनका कॉपरेशन लेके वो सब खत्म करेंगे। प्राइवेट स्कूल का माफिया आपने देखा, एडमिशन फी कितना है, बुक सेपरेट चार्ज किए जाते हैं, जूते, यूनिफॉर्म, वो सब माफिया खत्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर्स निकाले, वो उनको इंप्लीमेंट खाली करना है, वो करके दे देंगे आप लोगों को। उसके बाद वहां पर प्राइवेट स्कूल्स में हमारे टीचर हैं, दे गेट हार्डली मीगर सैलरी, 2700 सैलरी है, 3000 हमारी बहनों की सैलरी है, उसको हम इनकलकेट करके जो बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होगी। और उसके बाद कंप्लीट बैन इलीगल माइनिंग का होगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग का माफिया जो है, रिसोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उसके रिसोर्सेज, लेकिन उनको लीज पे लिया जाता है। लीज के बाद जो ट्रैक्टर वाला यहाँ है उसको नहीं उठाने देते हैं वो प्रोडक्ट। मैंने इसके लिए बहुत अच्छा प्लान सोचा है। अगर लीज का 2 करोड़ 3 करोड़ एक बेल्ट में आता है, हम उन ट्रैक्टर वालों से 5-5 हजार रुपए एक साल का ले लेंगे और वो डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट खजाने में। उससे क्या होगा? उससे इनकम जनरेशन होगा गवर्नमेंट खजाने का भी, और लोकल्स के लिए लोकल प्रोडक्ट रहेगा। वहां 2-3 यूथ उसके साथ मैनुअली काम करेगा, और जो मशीनरीज है, डोजर, डंपर्स, वो कंप्लीट बैन हो जाएगा। और जो कास्ट है, चाहे सैंड हो, बाजरी हो, गोल्ड है, उसका कास्ट 60% डिक्लाइन होगा। अगर आप मकान बनाते हो, मकान आपको 17 लाख 18 लाख में बनता है, वो इंशाल्लाह जब आप इलेक्ट करोगे हमारे पार्लियामेंट मेंबर को, वो 6 लाख 7 लाख में कंप्लीट करके दे दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आपने इवन मेरा ट्रेलर तो देखा ही है। उसके बाद NGT के रूल्स जो है, मिनरल माइनर रूल्स 2016 को, उनको हम इंप्लीमेंट कराएंगे। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट आपने देखा बहुत सारी फेक एंड फॉर्जन डिग्रीज है, उन डॉक्टर्स को हम निकालेंगे सिस्टम से, और जिनके फार्मासिस्ट के फेक सर्टिफिकेट्स है उनको निकालेंगे, जो क्रीम और डिजर्विंग है उनको इन करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ एक टेबलेट लेते हैं, हमें फर्क नहीं होता, और दिल्ली में वही टेबलेट ले लेते हैं, उससे लोगों को फर्क पड़ता है। या इवन दिल्ली में हम एक स्ट्रिप लेते हैं, उस दवाइयों पे लिखा हुआ है 200 रुपीज, 300 रुपीज, और यही यहाँ पर वो दवाई 800-900 की स्ट्रिप मिलती है। इसलिए वैल्यूएशन है उनमें, कंपोजिशन में वैल्यूएशन है, उसको हम अकाउंटेबल बना के दे देंगे आप लोगों को। ये हमारा प्रॉमिस है। हॉर्टिकल्चर में आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज का माफिया है। कोल्ड स्टोरेज वालों ने अब ऐसा रूल चलाया है, जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं उनकी जो एप्पल बॉक्सेस है वो खुद बेचते हैं, और माफिया और बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हर जगह कंप्लेंट्स है, जो हाई डेंसिटी से एसोसिएटेड है, जिसकी कंपनी है, उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे अगर उन्होंने प्रॉपर प्लांटेशन नहीं दी। उसके बाद पेस्टिसाइड्स या फंजिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अगर फेल हुआ है, उसकी वजह से क्रॉप फेल किसी भी ग्रोवर को हो जाता है, उसको 3 टाइम्स कंपनसेशन की गारंटी मैं देता हूं। विद इन 1 ईयर उसको कंपनसेशन दे देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हर जगह रेलवे डेवलपमेंट नेटवर्क बहुत अच्छा है, सैल्यूट है उसके लिए।
बाकी पार्ट्स में भी रेलवे डेवलपमेंट है 5 फुट्स लिया जाता है 10 फुट्स तक, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली क्यास है, टेंशन है लोगों में, पहलगाम, अनंतनाग हो या कुलगाम हो या शुपियन हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक 700 से लेके 1300 फीट कवर किया गया, उसकी वजह से यहाँ के ग्रोवर्स को बहुत टेंशन है। वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। जहां जैसे हिली रीजन्स में हम अवॉइड करते हैं डिफॉरेस्टेशन को, हम अवॉइड करते हैं कि जो बागात बने हैं उन पे इंपैक्ट ना हो, और इसी वजह से हम सोचते हैं यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, क्यों ना वो लिया जाए उस जगह पे जहां पर ये प्लांटेशन ना हो, जहां पर बागात ना हो, जहां पर वाटर बॉडीज पे इंपैक्ट ना हो, वहीं से लेनी चाहिए, और सेटलमेंट पे जिससे मिनिमम इंपैक्ट पड़े। उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट में बिल्स, आपने देखा है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी हो गई। जब ये यूटी हो गई तो जब वहां पर 300 यूनिट्स फ्री है, हमारी गरीब आवाम को वहां दी जाती है, तो यहाँ पर भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास को कंसिडर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बीपीएल कार्ड जो अनडिजर्व लोगों को है, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो बहुत अमीर है, जो डिजर्व नहीं करते हैं, वो बीपीएल और अंत्योदय हम डिजर्विंग उनको देंगे कंज्यूमर्स को, ताकि उसी से सबसे ज्यादा करप्शन होता है। क्योंकि जो ये बीपीएल है उससे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनती है, उससे गोल्डन कार्ड बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्लाइन होती है, उससे स्कॉलरशिप्स मिलती है। जो डिजर्विंग हमारा कैंडिडेट है उसको वो बीपीएल और अंत्योदय करना चाहिए, और जो बाकी है उनको एपीएल में होना चाहिए, ताकि बिजली बिल भी डिक्लाइन हो जाएगी और हमारी जनरल पब्लिक को फायदा। उसके बाद डेली वेजेस हर एक डिपार्टमेंट में, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, फ्लोरिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में, हर एक डिपार्टमेंट में डेली वेजेस। अगर दिल्ली यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है तो हमारी यूटी में क्यों नहीं है, उसको हम लागू करवाएंगे। उसके बाद रहबरी खेब 6 साल से बेचारे 6000 दे रहे हैं, उनको तो या तो जॉब पॉलिसी करो या तो मिनिमम वेजेस एक्ट करो। रहबरी ज़राअत, रहबरी फॉरेस्ट्री, जो जंगलात है उनके भी मिनिमम वेजेस एक्ट में आना चाहिए, उनका जॉब पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो ओल्ड जो लोग हैं हमारे, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या फिजिकली चैलेंज, यहाँ 1000 रुपया एक मंथ में मिलता है, एक मंथ में सिर्फ 1000 रुपया। आप मुझे बता दीजिए, ये ईयरली इंक्रीज होना चाहिए, और हमारी बहनों को, हमारी माओ को, जो विधवा है या हमारे बुजुर्गों को कम से कम 3000 रुपया पर मंथ मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेगी। उसके बाद मैरिज असिस्टेंस, आपको पता है हम चाहते हैं, मिनिमम हम डिमांड करेंगे 1 लाख रुपया हमारी बहनों को मिलना चाहिए मैरिज असिस्टेंस फंड में, और वो भी वही जो डिजर्व करती है, जो गरीब है। उसके बाद मैं आप लोगों से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स है, ये मैंने शॉर्ट किए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरी डिमांड है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे 3 यूथ या एनर्जेटिक यूथ चाहिए, ताकि असेंबली के लिए वो तैयार करे। अगर एक को प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरे का फॉर्म बनाएंगे, तीसरे का फॉर्म बनाएंगे, ताकि जो ये खानदानी राज है जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया पिछले 50 साल से, और आप लोगों को पता है 2019 से आप लोगों को पता है कितना ऑपरेशन हुआ, कितना सप्रेशन हुआ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। इवन घास चराई लैंड को स्नैच किया गया। ओपन मेरिट कैटेगरी जो 70% लोगों का हक खाया गया, वो 30% लोगों को दिया गया, और जो 30% लोगों का हक था उनको 70% दिया गया। उसके बाद हमारे गुर्जर बकरवालों का हक छीना गया, और इवन पहाड़ी लोग डिजर्व करते थे 1950 से अपना हक, उनको सेपरेट 10% दिया जाता। गुर्जर बकरवाल भाई भी हमारे खुश हो जाते, पहाड़ी लोग भी खुश हो जाते, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स खेला, उन्होंने हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और इन लोगों ने आज तक बात नहीं की। अभी नीट के एस्पायरेंट्स होंगे, नीट के एस्पायरेंट्स कितना कंपटीशन होगा, 70% लोग जो है पॉपुलेशन ओपन मेरिट में, उनको सिर्फ 30% ऑफ क्राइटेरिया है। हमारे नीट के बच्चे सफर करेंगे, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और इंशाल्लाह जैसा उनका पहला स्टेटस था वही होगा इंशाल्लाह। इस तरह से आपने कहा कि ड्रग्स पे आप काम करेंगे, आगे की गवर्नमेंट ड्रग्स पे काफी स्ट्रिक्ट है, और पुलिस रोजाना पुलिस में लोगों को जो है पकड़ती है, कंसाइनमेंट किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपने प्राइवेट स्कूल्स की भी बात की, उसमें भी जो है गवर्नमेंट काफी हाल ही में एक ऑर्डर भी इजरा किया गया है कि उनको जो फॉलो है गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जो जेके बोर्ड्स की जो किताबें हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। उसके साथ साथ आपने अभियान की बात की, जो बागों के लिए नहीं, याद नहीं है।
तो बागात के आपने जो पेस्टिसाइड्स उसमें यूज हो जाते हैं तो उन पे भी जब तक बार कोड नहीं होगा तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो खाद वाले हैं बेचने वाले उन पे भी कार्रवाई की जा रही है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उनकी दुकान जो है सीज की जाएगी। तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट उन पे काम कर रही है, तो आपका ये मैनिफेस्टो में लाना क्या? मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले आपने देखा ड्रग्स पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। मैं उनके मतलब जितनी भी तारीफें हैं वो कम है, तो मैं सल्यूट करता हूँ डिपार्टमेंट को, वो काम करता है। लेकिन उनको जनरल पब्लिक से बहुत जगह पर लूप होल्स मिलते हैं। तो पहले ही मुखबिरी होती है कि वो छूट जाते हैं, या इवन आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, अगर आप देखेंगे 2019 से पहले जितने भी गांव में सरपंच पंच और पॉलिटिकल गूंज थे, वो क्या करते हैं, वो पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनको ड्रग्स प्लेयर छूट जाते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर ले आते हैं। मैं इसीलिए चाहता इवन अगर मेरी टीम जो 4500 मेंबर्स या आपने कल हमारा पार्लियामेंटेरियन चुना, अगर इसका कोई पंच सरपंच कल सपोर्ट करेगा उसको हम पहले जेल में डालेंगे, मेरा यही कहना। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो नरेगा में फ्रॉड्स करते हैं, वो IAY शहर में फ्रॉड्स करते हैं, कहां पर अकाउंटेबल है? आप मुझे ये बता दीजिए, हर एक गांव में PDP के 10 वर्कर्स है, 10 घर वर्कर है, NC के 10 घर, BJP के 10 घर, और उन्हीं को 5 साल तक फायदा मिलता है। मुझे बाकी 200 जो हाउस होल्ड से गांव में है उनको फायदा नहीं मिलता है, कोई बात करने के लायक नहीं होता। उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन कहा प्राइवेट स्कूल्स का ऑर्डर। मुझे ये बता दीजिए, ऑर्डर्स तो किताबों में दफन है, फाइल्स में दफन है, क्या प्रैक्टिकली वो करते हैं? आप ही बता दीजिए, आपके सामने यहाँ पर कितने स्कूल्स माफिया चला रहे हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो उन लोगों के रिलेटिव्स पढ़ते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आजकल, उन्होंने खानदानी राज चलाया और उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया। अगर उनकी स्ट्रिक्टनेस होती, अगर उन चाहे महबूबा मुफ्ती की गलती उनसे बहुत बड़ी हो गई, आपको पता है टॉफी दूध वो सब किससे आपको पता है, इवन आपको पता है बीजेपी कभी यहाँ नहीं आ सकती है, उन्होंने उनको कंधे पे बिठा के यहाँ लाया। उन्होंने 1950 से लेके आज तक एनसी ने क्या किया आपको देख लिया। हर एक गांव में 10 घर एनसी के जो भी फंड्स है, जो भी IAY है, जो भी टीचर्स लगते हैं, वो उन्हीं के हैं। इसीलिए हम चाहते हैं ये खानदानी राज खत्म हो जाए और जस्टिस हो जाए। मेरी टीम नियर अबाउट 4,500 है, हम इसी पे काम करते हैं। इसीलिए हमने ये 15 पॉइंट्स, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का काम है और 10 सालों की मेहनत है, उसी पे बात करेंगे। उसके बाद आपने कहा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, आपने खुद मुझे देखा, अभी रिसेंटली मैंने 5-6 फर्टिलाइजर्स शॉप्स में रेड मारी, आपने खुद देखा। ऑर्डर तो थे ना, लेकिन मैंने टीम ले ली साथ में और उस पे एडिटिंग की थी डेट पे, कंपनी से हमारी बात होगी। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से मैं कितना स्ट्रिक्ट हूं इस पे। इसी वजह से इवन जहां पर भी मैं ये एक्सपोज करता हूं वहां पूरे डिस्ट्रिक्ट में तबियत ही बदलती है। आपने देखा गुलजार साहब जो यहाँ पर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, 44 ईयर से तो कर रहे थे ना, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको निकाला? ढोंगी बाबाज कितने सोसाइटीज में है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने निकाला? जितने भी गुंडे हैं, जितना ड्रग माफिया है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की देन है, क्योंकि इनके जितने भी गुंडे हैं उनको इसी से फंड मिलता है। मैं चाहता हूं वो सब खत्म हो जाए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। आपको ये भी पता है 2019 में फायर एंड इमरजेंसी में कितना यूथ हमारा, उनके साथ कितना फ्रॉड हुआ। उसके बाद SI सिलेक्शन में, या इवन बैंक 2014 जो पोस्टिंग हुई, उसके बाद आपने बैंक में देखा कितने क्रीम बंदों को ड्रॉप किया जाता है और उन्हीं बंदों को लगाया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के ठग्स है, जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है। मैं चाहता हूं वो सब खत्म हो जाए। एक क्रीम लड़के को असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया जाए, एक क्रीम लड़के को असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहिए, एक क्रीम लड़का हमारा SP होना चाहिए, एक क्रीम लड़का KS IAS असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर, हर एक डिपार्टमेंट में क्रीम होना चाहिए। आपने ये भी देखा EWS फेक सर्टिफिकेट यूज की जाती है। ST जो हमारी ट्राइब है, जो हमें प्रिजर्व करनी चाहिए। आपने मैनिफेस्टो में हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया है, तो क्या आपको लगता है कि जो हॉर्टिकल्चर है उसको यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि नाकानी आफात में जो है वो किसान आ रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है? देखिए सबसे में देखिए सबसे पहले अगर आप मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे, सबसे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो चीज कंट्रोल करेंगे, नेचुरल डिजास्टर हर एक जगह आते हैं, लेकिन मैन मेड डिजास्टर नहीं होना चाहिए। मैन मेड डिजास्टर का मतलब अगर हम रॉन्ग फर्टिलाइजर यूज करेंगे, रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज करेंगे, रॉन्ग फंजिसाइड यूज करेंगे, उससे जो डिजास्टर आता है वो तबाही मचाता है। और उसमें हम इवन पॉलिनेशन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है ये ना
इंश्योरेंस से की। तो हॉर्टिकल्चर यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, इस पे नहीं किया जा रहा है। देखिए आपके आपने manifesto आप में ऐड हो जाएगा। देखिए अगर आपको पता होगा मैंने इतनी स्टोरियां की, हर एक स्टोरी में मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर वैली में हमें हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर चाहिए और जम्मू रीजन में एग्रीकल्चर डायरेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर जम्मू वाले रीजन में है, यहाँ पर कश्मीर में हॉर्टिकल्चर। मेरी मेहनत की वजह से आज आपका जो डायरेक्टर है वो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर है। आप 3 महीने पहले देखिए ऑर्डर बन गया हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर, वो मेरी मेहनत का फल है। मुझे बता दीजिए 50 साल से यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको तो ये नहीं पता है एग्रीकल्चर डायरेक्टर किस लिए है, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर में किसकी डिफरेंस है। ये एक रिसर्च सुकाना ही कर सकता है और ये एक टीम कर सकती है जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, जिसमें साइंटिस्ट होंगे, वो डिसाइड करेंगे किस रीजन को क्या चाहिए। भाई साहब आप बता दीजिए आपने कंटेस्ट क्यों नहीं किया, आपने दूसरे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से? देखिए आपको पता है मैंने पहले ही कहा था मैं खुद कंटेस्ट कर रहा हूँ। आपको फिर पता है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसा षड्यंत्र रचा और क्या क्या हुआ, वो सब मैंने इससे पहले ही एक्सप्लेन किया। कैसे उन्होंने इलीगल वे में क्या क्या किया वो आपको मैंने बता दिया। वो पास्ट अब दोहराने की जरूरत, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाऊंगा, रोने लगूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ जनरल पब्लिक फिर मेरी बात पर रोए। हम हंसना चाहते हैं और कैंडिडेट जरूरी नहीं है मैं हूँ। कल मैं चाहता हूं आप मुझे 11 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ की और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी वहां 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 बंदे दीजिए, उसमें आप भी आ जाइए। मैं आप लोगों से इलेक्शन लड़वाऊंगा, आप लोग बनिए एमएलए ताकि ये सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जो आपका राइट है, आप लोगों को मीडिया के मेन हम हो, आप स्तंभ हो आप सोसाइटी के। आप लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टीज बात करने नहीं देती है, आप लोगों को बंद रखवाती है। अगर आपसे एक गलती हो जाए, ये लोग कभी बात नहीं करते। मैं चाहता हूं मैं आपकी बात करूं और आप खुद आप में से कोई कल एमएलए हो ताकि वो आप सबों की आवाज बने। लोग साहब ये बताएं कि आपके सामने काफी चैलेंजेस है, महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी था, अपनी पार्टी के कैंडिडेट और भी अन्य पार्टी जो है मैदान में उतरे, तो कहाँ पे अपनी जीत मान रहे हो? जी पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतनी डिफिकल्ट टाइम में भी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने फॉर्म को एक्सेप्ट करा देता है। अब बात रही है बात आज ये चीज वो मैटर नहीं करता है। इस टाइम पे हमारा यूथ है वो बहुत ज्यादा सफल हो रहा है। पिछले 70 साल से उनकी कोई बात नहीं की गई, उनसे वोट लिया गया, वोट को मिसयूज किया गया है। यहाँ बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी आइडियोलॉजी है, मैं इस टाइम पे ये चाहता हूँ कि जितना भी जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है, जितने भी आइडियोलॉजिस्ट पर्सन है, वो देख लीजिए कि उन्होंने हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे दी है। फिर पीडीपी को दिया है, एनसी को दिया, हर किसी गवर्नमेंट को 5 साल 10 साल 15 सालों से चला रहे हो, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं एक यूथ हूँ, मैं परस्यूम पीएचडी स्कॉलर हूँ, इस टाइम पीएचडी भी कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं कितना ज्यादा सफर हो रहा हूँ जॉब की वजह से, बाकी चीजों की वजह से। और ये चैलेंज मेरे लिए नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए चैलेंज की बात है। अगर वो मुझे साथ दे देंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है सीट को हासिल करने। ये उनकी काम, ये मेरी सिर्फ कामयाबी नहीं होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जो मुझे सपोर्ट करेंगे, जो मुझे पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। मैं उनकी आवाज को वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को दिल्ली में रिप्रेजेंट करूंगा पार्लियामेंट के अंदर, ताकि दिल्ली को रिप्रेजेंट करूंगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस